हेलो फ्रेंड, जीएस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। पुरुष जीन संगठन यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन क्या होता है? तो XY होता है। यानी पुरुषों में जीन का संगठन क्या होता है? तो XY होता है। और महिलाओं में कहा जाए तो XX होता है। जब XX यानी महिला का X और पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो किसका जन्म होता है? पुत्र का होता है। यानी XY मिलेगा तो किसका जन्म होगा? पुत्र का जन्म होगा। और जब महिला का X क्रोमोसोम और पुरुष का भी एक क्रोमोसोम रिएक्टिव होगा तो XX का निर्माण होगा। जो जेंडर कौन डिनोट करेगा? तो लड़की का डिनोट करेगा। कौन होगा? लड़की होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। यानी बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र पर होता है, क्योंकि पिता में XY बनता है और महिला में XX आता है। तो जब तक कि XY नहीं मिलेगा तब तक इसमें कोई वृद्धि परिवर्तन नहीं हो सकता है। मनुष्य में बात करें तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं महिला और पुरुष दोनों में होते हैं। ठीक। इसके बाद एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है जिसको XY बोलते हैं, यही लिंग का निर्धारण करता है जो पुरुष में होता है। यानी एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है पुरुष में होता है, बाकी 22 जोड़ी गुणसूत्र सभी में होता है। 22 जोड़ी महिला में भी होता है और 22 जोड़ी पुरुष में भी होता है। ठीक है, तो निर्धारण एक जोड़ी पे ही होता है, जो कौन सा होता है? तो XY होता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ब्लड ग्रुप O होता है। O में कौन होता है? तो O निगेटिव होता है। O निगेटिव जो है सबसे सार्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेगा तो AB हो जाएगा। यानी AB पॉजिटिव वाला जो बंदा है वो सभी ब्लड ले सकता है, लेकिन O निगेटिव वाला सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, मेनली रूप से ब्लड ग्रुप 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 4 ही भाग। जैसे A हो गया, B हो गया, AB हो गया और एक O हो गया। ठीक इसी का अपोजिट है A+, A-। ठीक है, यानी कहने का माने A+, B+, ये सब जो होते हैं ये सभी उसका रूप है। ठीक है, तो मेनली रूप से 8 भागों में ब्लड को बांटा गया है, जबकि हम लोग 4 ही भाग में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? तो O को बोलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? AB को बोलते हैं। AB सभी से ब्लड रक्त ले सकता है, जबकि वो दे सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा केवल दिन में, तो ऐसा नहीं है। दिन में सूरज उगता है तो रात में चांद की रोशनी रहता है, जिसके कारण भी प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। तो अगर ये दोनों में दिया रहे तो आप दिन और रात दोनों लगाइए। ठीक है, ये 100% सही है। ठीक है, अगर किसी को सस्पेंस लगता है तो आप इसके रिगार्डिंग गूगल या फिर और बुक में पढ़ सकते हैं। ये दिन और रात दोनों में होता है। ये हम जांच पड़ताल करने के बाद ही ये आंसर को करेक्ट किए हैं। ठीक है, ऐसे मेनली रूप से आंसर दिया है केवल दिन में, जो कि गलत है। दिन और रात दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, और दिन में किस कारण से होती है? तो जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है क्लोरोफिल के रूप में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण की प्रक्रिया से, यानी जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसी के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर होती है और रात में चंद्रमा की जो लाइट होती है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर B। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, लेकिन यह क्रिया पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत हानिकारक गैस है, जो ओजोन परत को यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को ये प्रभावित करता है। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस को प्रभावित कौन करता है? तो CO2 करता है। ठीक है, मेनली रूप से ओजोन परत को छेद करने के लिए कौन सी गैस प्रभावित होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाए थे। कब समझाए थे? तो यह क्रिया 1809 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश फिलोसफिल जूलॉजिकल एक पुस्तक है, उन्हीं पुस्तक में इनका जिक्र किए थे। किस चीज़ का जिक्र किए थे? तो जीव विकास का। जीव एक विकास है। ठीक है, इसने किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। आइंस्टीन का E = mc²। ठीक है, जो कि C एक क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है।
और न्यूटन ने किसका गति दिया था? तो बल का गति न्यूटन ने दिया था। और जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जबकि जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। जबकि किसने? जैव विकास का चार्ल्स डार्विन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। अरे डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं से रासायनिक संयोग करके एक विशालतम अणु का निर्माण करते हैं। यानी डीएनए के निर्माण से एक अणु का निर्माण होता है। इसकी व्याख्या प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। और ताप का आविष्कार केल्विन ने किया था। फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए तो ये 258 केल्विन हो जाएगा। इसका फार्मूला हम लिख देते हैं C/5। ठीक है। F - 32/9 R/4। ठीक है। और K/5 होता है। ठीक है। ये फार्मूला है केल्विन के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए और डिग्री सेल्सियस के लिए। इस पर आप वैल्यू को रख दीजिए। 5 बोला है, 5 रख दीजिए। आपको टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 258 डिग्री केल्विन आ जाएगा, यानी 258 केल्विन। इसकी मात्रक कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? डिग्री सेल्सियस, रोमर, केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु एल्वाय हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का लिया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। इसी कारण से रेलवे के जो इंजनों बोगियों होते हैं उसमें रिबिट के रूप में, और जहाज़ के जो निचले सतह होते हैं उसको रिपेयर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में चांदी का उपलब्धता सर्वाधिक है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। उड़ीसा में खनिज पाया जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो मखाना का। ठीक है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो ये किसको लेते हैं? तो SO2 और NO2 को लिया जाता है। ठीक है। यानी SO2 को अश्रु गैस के रूप में लिया जाता है। ठीक है। यह सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। ठीक ना। और यह तिक्त यानी तीखा गंध वाली गैस होती है। कौन सी? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसीलिए हम लोग अश्रु गैस के रूप में भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह वायु से हल्की होती है। क्या होती है? वायु से हल्की होती है। और ऑक्सीजन के रूप में विरंजन चूर्ण के साथ किया जाता है, यानी ऑक्सीजन इसमें मिला के इसके बाद किया जाता है। तो SO2 में ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसीलिए SO2 को अश्रु गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऐसे मेनली रूप से अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये शून्यावकाल कहने का माने कि निर्वात कर रहा है, यानी जहाँ वायु की मात्रा नहीं हो। ठीक है। अब चलिए कुछ और बताते हैं। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और इसमें बात करते हैं, जब एक कहेगा कि कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कहने का माने कांच में कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब कहेगा प्रकाश की चाल पानी में कितना है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश सबसे तेज़ मात्रा में, यानी सबसे अधिक गति से यात्रा करता है। और जब कोई माध्यम मिल जाता है तो उसका रुकावट हो जाता है, यानी प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 को माना जाता है। किसको माना जाता है? H2SO4 को। HCl मानव शरीर के पेट में निर्माण होता है। ठीक है। और इसी को तेजाब बोलते हैं। इसका उपयोग बैटरी के रूप में, यानी पानी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो आंतों के निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस किरण का? तो X किरण का प्रयोग किया जाता है। आंत के रोगी के निदान के लिए कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? तो X किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें बेरियम का लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूजेबल मानते हैं। फ्यूज का सिद्धांत इस पर आधारित होता है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज का तार किसका बनाया जाता है? तो टिन और शीशा का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? तो टिन और शीशा का। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी घुलनशील निम्न होता है, जबकि इसका प्रतिरोध कहे तो उच्च होता है। किसका? फ्यूज तार का। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो उच्च होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? तो उच्च होता है। जबकि इसका गलनांक कहे तो गलनांक निम्न होता है। तो आपसे इसे पूछा जाएगा कि फ्यूज तार बनाने के लिए उसकी प्रकृति क्या होती है? तो उसका प्रतिरोध
अधिक होता है जबकि गलनांक कम होता है। ठीक है। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाए तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। चलिए इसको फार्मूला बताते हैं। ठीक है। n बराबर होता है 360/θ। लेकिन याद रहे कि जब इसमें आपको विषम या सम आ जाए, ठीक है, नहीं विषम आ जाए या फिर सम आ जाए, तो जब विषम आएगा तो आपको एक घटा लेना है, और अगर सम आ जाएगा तो एक जोड़ देना है। ठीक है। यह मान लगभग में आएगा। ठीक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए कौन सा दर्पण लेंस का उपयोग करते हैं? दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। इसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस इसी को बोलते हैं। और निकट में अवतल दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस का निकट में, जबकि दूर में उत्तल लेंस का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में, यानी जो भी साइड से दिखता है उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते हैं, यानी दोपहर के 12 बजे सूर्य हम लोग नहीं देख सकते हैं। और इसका और क्या कारण है? क्योंकि इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देती है। कितना बजे? तो 12 बजे। क्योंकि क्या होता है? सर पे धूप होता है, यानी सिर के जस्ट सामने होता है, पैरेलल होता है। इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है। इसी कारण हमें नहीं दिखाई देता है। यानी जब पूर्व की ओर सूरज उगता है तो यह इंद्रधनुष पश्चिम की ओर दिखाई देता है, जबकि पश्चिम की ओर जब डूबते हैं सूरज तो इंद्रधनुष पूर्व की ओर दिखाई देता है। और 12 बजे यह नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग इंद्रधनुष नहीं देख पाते हैं, जबकि शाम और सुबह को पश्चिम में और जबकि शाम को पूर्व दिशा में देख सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी के सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अमेली रूप से समतल दर्पण का भी दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जा रहा है। और अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाता है? नाक, पेट, गला को जांच करने में डॉक्टरों ने इसी के माध्यम से चेक करते हैं, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का और कहाँ प्रयोग होता है? तो जो रोड पे लाइट लगे हुए रहते हैं वहाँ भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सिग्नल के रूप में। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2 सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, जबकि खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या कौन सी प्रक्रिया? ऊर्ध्वपातन। इसमें होता क्या है कि ठोस कोई भी वस्तु हो यह सीधे कहाँ बदलता है? गैसीय रूप में, बिना द्रव रूप बदले ही गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण का है, एक ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है, जो कोई भी वस्तु ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है। किसके माध्यम से? तो ऊर्ध्वपातन क्रिया के माध्यम से। पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसी को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। इसको भोजन तैयार करने के लिए जल, CO2 सभी की आवश्यकता होती है। साथ में सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक की तरह किसका प्रयोग होता है? जर्मेनियम का होता है। किसका होता है? जर्मेनियम का। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट होता है। इसके बाद हीरा होता है। ठीक है। और चांदी का फार्मूला क्या होता है? तो इसको लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटीनम है। इसको Ag से डिनोट करते हैं। ठीक है। और तांबा हो गया, कॉपर। इसी के माध्यम से वायर बनाया जाता है। 1 ग्राम तांबा, सॉरी दोस्तों, 1 ग्राम सोना के 1 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सबसे क्या होता है? कठोर होता है ग्रेफाइट, जबकि जर्मेनियम धातु का अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो किसका है? तो एंजाइम का है। किसका है? जैविक सिस्टम में तो एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। और कभी कभी जर्मेनियम का गलनांक बिंदु और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को दिया जाता है। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है? 938 डिग्री
0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्वथनांक बिंदु 277.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो यह इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। यह लैंगरहैंस की दीपिकाएँ से निर्मित होती है। ठीक है। इंसुलिन का और कार्य क्या है? तो ये रक्त की शर्करा को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में जो भी रक्त शर्करा बढ़ते हैं उसको नियंत्रण करने का प्रयास करती है। ठीक है। और अगर इंसुलिन से अगर कोई रोग हो जाता है तो इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग बोला जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में यानी साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो होता है विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जबकि विटामिन ए के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग रेटिनॉल होता है, जो आँखों में रोशनी चला जाता है। विटामिन बी के कारण बायोटिन होता है, यानी इसका बायोटिन नाम है, बेरी नामक रोग होता है, यानी B2 के कारण। और विटामिन डी के कारण बच्चों में क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया होता है, और पुरुषों में ऑस्टोपोरोसिस होता है, जो कि हड्डी से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसी को अपोहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अपोहन। ठीक है। अगर डायलिसिस नहीं रहे तो अपोहन आप मार दीजिए। ठीक है। तो डायलिसिस को क्या बोला जाता है? अपोहन बोला जाता है। तो खून को शुद्धिकरण कौन करता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया कहलाता है। और करता कौन है? तो किडनी, यानी ब्रिक का कार्य है शुद्ध करना। ठीक है। अब मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है बताइए? तो 120/80 होता है। इसको सिस्टोलिक बोला जाता है, जबकि इसको डायसिस्टोलिक। अगर ऊपर वाला बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपका सेशन कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।